हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बस ठीक है। तुम्हारी 2 ही दिन क्लास है, इसके बाद तुम घर जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे हो? तो तुम लोग यहाँ जाके क्या कर रहे हो, यहाँ रह के क्या कर रहे हो मतलब? हाँ, तो तुम लोग घूमोगे यहाँ पे पंडाल में, ऐसा? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं। एसआईआर इफेक्ट आपने लास्ट पढ़ा था, है ना? अभी कुछ एसआईआर इफेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। एसआईआर इफेक्ट का कंक्लूजन लिखा था यार, एक तो बीच में तुम्हारा क्लास ही खत्म हो जाता है। ये बता दिया था कि रेजोनेंस रुक जाएगा, यही है ना? G1 एंड G2 कैन बी बल्कि। चलो लिखो कंक्लूजन में, कंक्लूजन ऑफ एसआईआर इफेक्ट। एसआईआर इफेक्ट का कंक्लूजन एक ध्यान से देखेंगे। कंक्लूजन से पहले लिख लो, एक काम करो, ऑर्थो इफेक्ट लिख लो। ऑर्थो इफेक्ट छोड़ो कंक्लूजन, ऑर्थो इफेक्ट के बाद लिखना कंक्लूजन। हाँ भाई, एसडी की स्ट्रेंथ ही चल रहा है। हाँ, और झाड़ू वाड़ू भी लगाना है। कहां से होता है स्विच? ये सब खुद से कर लिया करो पहले। ये भाई साहब, ये हर लड़कियों का होता है क्या कि लाइट कम पसंद है? मेरे घर में क्या होता है, अगर मैं लाइट वाइट जला के रहता हूँ, लोगों को लगता है कैसा आदमी है, थोड़ा पर्दे वर्दे लगाओ, थोड़ा अच्छे से रखो, तो ऐसा जज कर लेते हैं लोग। खासकर जो आपकी सिस्टर होती हैं, जो आपकी मम्मी होती हैं, उन लोग जैसे अभी घर से, अब यहाँ तो मैं तो अकेले रहता हूँ, खैर छोड़िए, हाँ भटक रहा था मैं। ऑर्थो इफेक्ट, हाँ तुम्हारी क्लास में भटकने की और जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्लास में और आगे लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन चल रहा है भाई, ऊपर वाले बैच में। चलो, ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट एसआईआर इफेक्ट जो हमने पढ़ा था ना, एसआईआर इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है, कंक्लूजन है बेसिकली एसआईआर का। तो अब आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान से देखना। मान लो मैंने यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए एसआईआर पढ़ा रहा था। मान लो बेटा मैंने यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ OH लगाया। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा खासा एसिडिक कंपाउंड है, हमने पढ़ा हुआ है। H प्लस हटाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, अच्छा खासा एसिडिक होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा खासा एसिड है, बेंजोइक एसिड भी अच्छा खासा एसिड है। अच्छा, अगर मैं, क्या ये बल्कि ग्रुप है क्या? वहां पे COOH एक बल्कि ग्रुप है, और क्या ये ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप है? इसका मतलब इसमें ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप है। अगर मैं यहां पे कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूं ऑर्थो पोजीशन पे, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, तो क्या यहां रिपल्सन होगा? और रिपल्सन होने से जो पहले से रेजोनेंस कर रहा था, क्या वो प्लेन से बाहर चला जाएगा? तो क्या ये वाला प्लेन से बाहर चला जाएगा? जो COOH है, दिस विल गो आउट ऑफ द प्लेन। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH। आप देखेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अब आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अब ध्यान देना, पहले वाले में जब रेजोनेंस हो रहा था, पहले वाले में जब रेजोनेंस हो रहा था, तो अगर मैं H प्लस हटाता तो क्या नॉर्मल रेजोनेंस होता? नॉर्मल रेजोनेंस है। यहां पे जब मैंने रेजोनेंस हो रहा था, जब कोई बल्कि ग्रुप नहीं था, तब नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा था पूरे रिंग में और ऊपर COO माइनस में। लेकिन चूंकि यहां पे प्लेन से बाहर चला गया है, अब प्लेन से बाहर चला गया है तो बेंजीन तो आपस में रेजोनेंस कर ही रहा है अंदर अंदर, लेकिन ये COO माइनस, क्या ये प्लेन से बाहर जा चुका है? अब प्लेन से बाहर जाएगा तो इसमें अलग रेजोनेंस और इसमें अलग रेजोनेंस। जब रेजोनेंस हो रहा था पहले से, तो ध्यान दीजिएगा पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा था, बट जैसे ये प्लेन से बाहर गया तो बेंजीन अपना अलग रेजोनेंस कर रहा है, ये अपना अलग ऊपर रेजोनेंस कर रहा है। जैसे ही प्लेन से बाहर गया तो दोनों रेजोनेंस अलग, रेजोनेंस स्टॉप हो गया बेसिकली। ये पूरा जो रेजोनेंस हो रहा था ये स्टॉप हो गया।
रेजोनेंस ऊपर वाला ऊपर हो रहा है, नीचे वाला नीचे हो रहा है, दोनों अलग अलग हो गया, बीच से टूट गया। क्यों? क्योंकि यहीं से तो प्लेन से बाहर चला गया है, तो जहां जिस पार्ट से प्लेन से बाहर जाएगा वहां पर रेजोनेंस स्टॉप हो गया। तो पहले क्या हो रहा था, ये पूरा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो अब रेजोनेंस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, अब रेजोनेंस ब्रेक हो गया क्योंकि ये प्लेन से बाहर जा चुका है। तो देखो अब यहां पे अलग रेजोनेंस हो रहा है, इस पार्ट में अलग रेजोनेंस हो रहा है, और जो बेंजीन वाला पार्ट है उसमें अलग रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन जब अलग अलग रेजोनेंस हो रहा है तो क्या ऊपर वाले पार्ट में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है? अगर पूरा पूरा रेजोनेंस हो रहा था तो नॉर्मल रेजोनेंस था, देखो सी डब्ल्यू माइनस ओ माइनस के बाद सी माइनस आता। जब यहां रेजोनेंस कराओगे 1 2 3 कराओगे, ओ माइनस के बाद सी माइनस आएगा, फिर से सी माइनस आएगा, फिर ओ माइनस जाएगा, तो यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस है। लेकिन अगर ये रेजोनेंस टूट गया तो क्या ऊपर और नीचे में अलग अलग रेजोनेंस हो रहा है? अलग अलग रेजोनेंस होने की वजह से क्या बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो क्या ये ज्यादा स्टेबल एनाइन हुआ, और ज्यादा स्टेबल अनाइन हुआ तो क्या ज्यादा एसिडिक कंपाउंड बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो मोर स्टेबल अनाइन मोर एसिडिक कंपाउंड, मोर स्टेबल अनाइन मोर एसिडिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से था, जबरदस्त रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन जैसे ही बल्की ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ, क्या बल्की ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा तो वो प्लेन से बाहर चला जाएगा, और प्लेन से बाहर चला जाएगा, क्या इसी इफेक्ट को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। और SIR इफेक्ट से होता क्या है, क्या रेजोनेंस जो पहले से हो रहा था वो बंद हो गया है? जो पहले से पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या अब वो बंद हो चुका है? अच्छा, अब SIR इफेक्ट का ही आज हमें रिजल्ट पढ़ना है कि SIR इफेक्ट से होता क्या है। तो अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो जो H+ हटाओगे क्या वो पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस करेगा? है ना, 1 2 3 लगाओगे पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, और ये तो हमने पढ़ा हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, जैसे ही बल्कि ग्रुप घुमाओगे क्या ये प्लेन से बाहर चला गया? बल्कि ग्रुप के इंट्रोडक्शन से जैसे ही प्लेन से बाहर जाएगा तो देखो जो पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा था वो बंद हो गया। अब नीचे वाला अलग रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन आपस में रेजोनेंस कर रहा है, ऊपर वाला अलग से रेजोनेंस हो रहा है, दो अलग अलग रेजोनेंस हो रहा है। जैसे ही वो प्लेन से बाहर गया जो पूरा पूरा रेजोनेंस था वो बेटा टूट गया, दो अलग अलग रेजोनेंस में बढ़ गया। अब दो अलग अलग रेजोनेंस में बैठा तो देखो नीचे वाला तो नॉर्मल रेजोनेंस है, लेकिन क्या ऊपर वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया तो क्या ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड बनाता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि SIR इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस के ब्रेक होने की वजह से, इक्विवेलेंट रेजोनेंस आने की मदद से, मोर स्टेबल अनाइन होने की वजह से, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर बेंजोइक एसिड है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड अपने नॉर्मल वाले एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड में SIR इफेक्ट लगेगा, प्लेन से बाहर जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाएगा, मोर स्टेबल एनाइन बनाएगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक बनाएगा। अगर बेंजोइक एसिड है तो क्या नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन जैसे ही ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड हुआ क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने लगा, क्या ज्यादा स्टेबल कर दिया। तो SIR इफेक्ट का आज एक रूल पढ़ रहे हैं कि अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड, या फिर पैरा या फिर मेटा या पैरा। अगर नॉर्मल ये है बेंजोइक एसिड है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक हो जाता है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। रीजन SIR का रिपल्सन। SIR के रिपल्सन से बल्कि ग्रुप बाहर गया, बल्कि ग्रुप बाहर आने से इक्विवेलेंट रेजोनेंस आया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने से मोर एसिडिक कंपाउंड बना। तो यहां पे एक नोट आता है कि ड्यू टू SIR इफेक्ट स्लैश ऑर्थो इफेक्ट, जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड या फिर मेटा या पैरा बेंजोइक एसिड। अब ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड जब भी आप सॉल्व करेंगे ध्यान से देख के करेंगे, ठीक है? यहां पे लिखेंगे नोट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट,
बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार काम आएगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड और स्लैश मेटा स्लैश पैरा, नॉर्मल बेंजोइक एसिड स्लैश मेटा या पैरा बेंजोइक एसिड। एसआईआर इफेक्ट से कंक्लूजन पढ़ा हमने ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? बेंजोइक एसिड में अगर आपने बल्कि ग्रुप लगा दिया ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड का होने की वजह से एसआईआर लगा, एसआईआर की वजह से रेजोनेंस टूटा, रेजोनेंस टूटने की वजह से इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी आ गई। नो, केवल एक जगह सल्फोनिक एसिड में भी होगा, बट आपके सिलेबस में केवल एक ही है। कहने को आप सल्फोनिक में भी कहो, उसमें भी इक्विवेलेंट होगा। जब आप घर जा रहे हैं, घर से आए, मतलब अगली मंडे की जो क्लास हो उसमें एनसीईआरटी साथ में लेके आना, अदरवाइज क्लास में बैठना अलाउड नहीं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर एनसीईआरटी साथ में लेके आएंगे, एनसीईआरटी क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को एकदम पैरेलल रखना है, हाइड्रोकार्बन से स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड, कुछ इधर उधर की बात नहीं, एक एक लाइन वहां से पढ़ना है। तो नोट्स तो पढ़ेंगे ही, सब कुछ पढ़ेंगे ही, एनसीईआरटी साथ में होना चाहिए। अब यहां तक एनसीईआरटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब प्रॉपर एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन से लेकर हर चैप्टर तक। और फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है, भटकना नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड, या फिर इसके मेटा या पैरा बेंजोइक एसिड। बस इसका पूरा यही है, जल्दी करिए। हाँ, इक्विवेलेंट नहीं होता तो नहीं होगा, इसीलिए केवल इक्विवेलेंट वाले की बात कर, जैसे सल्फोनिक एसिड अगर आ जाए तो भी होगा, बट आपके एनसीईआरटी में केवल बेंज, बस वही होगा। हाँ, तुम घर गए थे, तुम घर गए थे, घर गए थे, किसी का तो फोटो देखा था मैंने स्टेशन पे डाल, तुम्हारा ही तो था ये स्टेशन वाला फोटो, तुम्हारा ही तो था। कह रहे कि नहीं गए थे, तो कहाँ स्टेशन, बस फोटो खिंचाने गए थे स्टेशन, कि स्टेशन जा रहे हैं, थोड़ा फोटो खिंचा के आ जाते हैं, है ना। और एक और, ये कौन, कल तो देखा था कोई गैंग बना के फोटो डाला था ये इंस्टाग्राम, है ना, बॉयज गैंग, 5-6 लड़के थे, इसी बैच के थे। रुको ना, रुको, शक्ल जाना पहचाना है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अब वो नहीं है यार, अभी दिख ही नहीं रहा वो। हाँ, या तो जाते हुए गैंग बना के जा रहा था, मुझे लग रहा है ना, कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। चलो भाई, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। अब इस पे ना कुछ क्वेश्चंस तो आपने किए ही थे लास्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ पे, इसको इंक्लूड करके जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लैरिटी नजर आ जाएगा। जैसे आपने शायद ये वाला क्वेश्चंस किया था,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन यहां तक किया था ना, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, है ना। अब आप देखो इसका ऑर्डर बता दो चलो, लेकिन ध्यान से, अब एसआईआर आपने पढ़ रखा है उस हिसाब से करेंगे। आपने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ लिया है, अब उस हिसाब से आंसर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, सिंपल है। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड पहला वाला दिख रहा है? तो क्या इसमें एसआईआर लग जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में? ठीक है, एसआईआर इफेक्ट लग जाएगा। फिर बाकी क्या वो मेटा वाला है, क्या वो पैरा वाला है, और क्या वो नॉर्मल है? तो नॉर्मल वाले से क्या ये ज्यादा हो जाता है, ए वाला। फिर देखो क्या ये प्लस आई से अनस्टेबल करता है एसिडिक स्ट्रेंथ? प्लस आई यहां पे अनस्टेबल कर रहा है, तो वहां पे तो कुछ भी अनस्टेबल नहीं कर रहा है, तो क्या ए के बाद डी आ जाएगा? एक सेकंड, आ रहे कहां पे? कार्बोनाइन में क्यों देख रहे हो प्लस एच? हे भगवान, H प्लस हटा के माइनस बनेगा, कभी भी प्लस एच नहीं लगता है कार्बोनाइन में, या तो M या तो I। ठीक है, चलो क्या ये A लगेगा सबसे ज्यादा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड? इसमें SIR लग गया, इसमें SIR लग गया, और SIR लगते ही क्या सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है? फिर देखो प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ एटलीस्ट कम तो नहीं हो रहा है, तो क्या डी का ज्यादा हो गया? फिर बी और सी में क्या ज्यादा प्लस आई है, पास में है, ज्यादा प्लस आई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगा, तो फिर सी और फिर बी वाले का ज्यादा ही कम हो गया। बोलो ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या फिर से एसआईआर लग रहा है क्या? तो इस बार लास्ट क्लास में कुछ वो अलग आया होगा आंसर, तो उसको क्रॉस करिए, इसीलिए ठीक है, उसको क्रॉस करिए। अब नया ऑर्डर लिखेंगे क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट्स के ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे, इसीलिए स्टार लगवाया था कि दिस विल बी चेंज अगली क्लास में। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट सही ऑर्डर होगा, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, क्योंकि आपने एसआईआर पढ़ लिया है। ये वाले में आओ, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखो, क्या फिर से ए ऑप्शन में एसआईआर लग रहा है? नहीं लग रहा। तो एसआईआर लगने की वजह से क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल और मेटा और पैरा वाले से बढ़ जाता है? अब देखो NO2 माइनस आई लगा के क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, माइनस एम लगा के ज्यादा बढ़ा दे रहा है, तो क्या इसके बाद ए के बाद सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और वहां पे तो डी में कुछ बढ़ा ही नहीं रहा, नॉर्मल है, तो क्या आपके पास ये वाला ऑर्डर आ गया एसीबीडी का? यही होगा, और ये दोनों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एक दो बार नहीं कई बार। माइनस से माइनस आई से बढ़ेगा, बढ़ेगा, राइट, इसीलिए वो बढ़ गया सी वाले में। माइनस एम माइनस आई से बढ़ता है और प्लस एम प्लस आई से कम हो जाता है। चलो, तो ये दोनों बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेड। अब जैसे इन दोनों 15 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में जल्दी से देख के बता दो कौन ए होगा? ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, इसमें H प्लस हटाओगे नॉर्मल रेजोनेंस लगेगा पूरे बेंजीन के साथ, इसमें इक्विवेलेंट लग रहा होगा। फील आ रहा है? ये प्रॉपर बेस्ट क्वेश्चन हो गया। जनरली इसमें लगता है कि SO3 में तो ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस पड़ा है, उसको ज्यादा बोल देते हैं। नो, SO3 रेजोनेंस करेगा, बट क्या वो बेंजीन के साथ कर रहा है तो क्या वो नॉर्मल रेजोनेंस हो गया? लेकिन यहां पे क्या SIR लगने की वजह से वो प्लेन से बाहर चला गया, और बाहर चला गया तो यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और उस वाले केस में नॉर्मल रेजोनेंस है। नेक्स्ट दूसरा, ये तो सिंपल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा हो जाएगा, तो A ग्रेटर देन B, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू नॉर्मल। इसमें भी यही होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू नॉर्मल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, देखो SO3H इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करता है हमेशा, SO3H हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करता है, लेकिन अगर ये बेंजीन के साथ लग गया तो क्या अब ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने लगेगा पूरे से पूरे?
भाई इस वाले पार्ट में इक्विवेलेंट करता, बट चूंकि बेंजीन से लग गया तो क्या अब नॉर्मल रेजोनेंस करने लगा है। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं, ऑक्सीजन से, बट वो नॉर्मल रेजोनेंस है ना, ऊपर तो करेगा ही, बट नीचे की तरफ कार्बन माइनस भी तो बनाएगा। नो, यहां पे कंप्लीट इक्विवेलेंट है, यहां पे कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मान लो क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, मान लो यहां पे आपके पास एक स्टार क्वेश्चन लगा लो कि आपके पास मैंने लगा दिया COOH, COOH, और यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया है बेंजीन के साथ। सिमिलरली यहां पे आपने COOH और आपने लगा दिया है SO3H, और फिर आप लगा रहा हूं मैं आपके साथ CH3। अब बताओ किसका एसिडिक से ज्यादा? अब दोनों ही प्लेन से ज्यादा जाएगा, दोनों ही प्लेन से बाहर गया तो यहां पे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल है तो क्या ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। ठीक है, क्लियर है? मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपका कंपैरिजन है। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से रहे, यहां पे COOH है, यहां पे आपके पास CH3 लग गया, सिमिलरली आपके पास फिर से COOH है और मैंने यहां पे CH3 लगाया मेटा पे, और फिर COOH लगाया और फिर आपके पास पैरा पे लगा दिया। ACB बेटा वो बेंजीन है और वो बेंजीन नहीं है, वहां पे वो साइक्लोहेक्सेन है, वहां पे ऑर्थो इफेक्ट मत लगा के चले आना। हर एक जैसे दिखने वाली चीज सेम थोड़ी होती है बेटा, ये बेंजीन है और वहां नहीं है, वो साइक्लोहेक्सेन है, तो क्या यहां पे H प्लस हट के माइनस बन जाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उससे सॉल्व ही नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस से। अब क्या यहां पे प्लस आई से सॉल्व होगा? यहां भी प्लस आई, यहां भी प्लस आई, है ना? तो क्या प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, और थोड़ा मतलब वही हो गया ABC, मतलब C का बड़ा है। क्या यही क्लियर है? इसी तरह से होगा। अगर मान लो यहां पे बेंजीन ना देके साइक्लोहेक्सेन, बेटा वो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, NO2 लगा देगा मान लो। वो एग्जाम की हड़बड़ी में ये दिखता नहीं है, तुरंत SIR दिखता है ना? क्योंकि कई बार रिवीजन करके जाते हो SIR का, और वहां हर चीज में SIR दिखेगा, जहां नहीं दिखना चाहिए वहां भी SIR दिखेगा, तो इसलिए इसको एक कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिख लो, यहां पे बेंजीन नहीं है। अब बेंजीन नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन में SIR वगैरह नहीं लगता है। अब केवल माइनस आई लग रहा है, ज्यादा माइनस आई, क्या दूर लग रहा है कम माइनस आई, ये सबसे कम माइनस आई, यहां पे -M वगैरह सोचना भी मत, रेजोनेंस के बिना -M कैसा? रेजोनेंस नहीं है तो -M कैसे हो जाएगा? समझ में आया? तो सबसे ज्यादा माइनस आई क्या उसमें A का होने वाला है, फिर B का होने वाला है, और फिर C का होने वाला है, तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सिंपल। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। 3 क्वेश्चन और करते हैं फिर करना नोट, 3 क्वेश्चन और करते हैं। ये तो नॉर्मल, क्या तुम फिर से चकमा खा रहे थे? क्या ये प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया? क्या B ग्रेटर देन A हो जाएगा? है ना? यहां पे कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ABC, ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, अरे गधेड़ो हो। ओके, सारा दिमाग लगा लिया? 10 सेकेंड और ले लो। 19 नंबर में थोड़ा सा H बॉन्ड के हिसाब से सोच के बताओ। मन में
यार तुम लोग एग्जामिनर तुम लोग को एक्सपेल कर देगा। मन में किया करो क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला करोगे एग्जामिनर बोलेगा बाहर जाइए। कैसा रहा कल टेस्ट था सैटरडे को, कैसा रहा? ठीक था, नॉर्मल पेपर था? ठीक, अगला वाला देखते हैं। घर से आओ थोड़ा खुश हो के आओ घर से, फिर तुम्हें डिप्रेस करने के लिए मैं तैयार हूं यहाँ पे, है ना। अगला का कब होने वाला है? अगला उसके ऊपर तो क्लास ही नहीं है। एल्केन आ जाएगा, मतलब एल्केन और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एल्केन और जोड़ लीजिएगा। 4 लेक्चर लगता है एल्केन कराने में, 5 से 6 लेक्चर लगता है एल्कीन कराने में, ठीक है। एल्काइन छोटा हो जाता है 2 लेक्चर, और 1 लेक्चर में बेंजीन होता है। टोटल 11-12 लेक्चर है, बट एल्केन हो जाएगा आपका 4 लेक्चर तो मिल ही जाएगा हमें अगले टेस्ट से पहले, ठीक है। एल्केन, हाँ बस एल्केन नहीं, एल्केन और उसके जितने पूर्वजों की पढ़ाई की है हमने वो सब। अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या यहां पे मैंने आपको बताया है कि ये माइनस एम शो करता है और ये दोनों प्लस एम शो करते हैं, और मैंने बताया था कि जितना माइनस एम उतना ही प्लस एम होगा, तभी एच बॉन्ड लगेगा। लास्ट क्लास में बताया था, हर जगह एच बॉन्ड मत लगा देना, जितना माइनस एम लग रहा है उतने ही प्लस एम लगे तो एच बॉन्ड होता है, एल्स नहीं होता है। तो क्या यहां पे एच बॉन्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट अलग अलग लग रहा है। लेकिन क्या माइनस एम के बराबर ही प्लस एम लग रहा है? तो क्या यहां पे एच बॉन्ड लग रहा होगा? और अगर एच बॉन्ड लग जाएगा तो क्या हाइड्रोजन यहां का बॉन्ड बना लेगा? और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो क्या वो डोनेट होगा? क्या हाइड्रोजन अगर डोनेट ही नहीं हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया क्या? तो बी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कम हो गया है? सबसे कम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बना लिया, एच बॉन्ड बना लिया। एच बॉन्ड तभी बनेगा जब जितना प्लस एम जितना ही माइनस एम हो। अब यहां पे देखो, यहां पे 2-2 प्लस एम ग्रुप है और वहां पे बेटे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो क्या प्लस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है? माइनस एम माइनस एच माइनस आई बढ़ाता था, लेकिन क्या ये दोनों कम कर देगा? वहां पे एटलीस्ट कम तो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सी का ज्यादा होगा, देन ए का, और बी का तो बेटा बॉन्ड ही बना लिया, छोड़ो तो एच ही नहीं डोनेट कर रहा है। बी में तो एच बॉन्ड बना लिया, वो तो डोनेट ही नहीं कर रहा है। वैसे बेसिक तो बाद में पढ़ेंगे, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इसका पूछेगा ही नहीं, एसिड है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सी ए बी में कैसे हुआ? क्योंकि यहां पे H बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा, हाइड्रोजन टूटेगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन अगर टूट ही नहीं रहा तो एसिडिक ही नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन नहीं टूट रहा है, एसिडिक कम हो गया। अब ए और सी में देखो, क्या 2 प्लस एम ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन टूट जाएगा COO माइनस, हाइड्रोजन टूट जाएगा COO माइनस। अब इस COO माइनस को क्या 2 प्लस एम ग्रुप अनस्टेबल कर रहा है? एटलीस्ट वहां अनस्टेबल तो नहीं हो रहा, तो वो ज्यादा है और ए वाला अनस्टेबल हो गया। बी वाला तो एच ही नहीं दे रहा, वो तो एसिडिक ही नहीं है। बी वाला तो एच ही नहीं दे रहा, एच बॉन्ड बना लिया वो तो, और हाइड्रोजन देगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ जरा, यहां पे ध्यान देना, यहां पे दिया गया है H अल्फा, इससे जुड़ा हुआ है H बीटा, और इससे जुड़ा हुआ है H गामा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा H ज्यादा एसिडिक है? कौन सा H ज्यादा एसिडिक है, यानी कि किस H को हटाने के बाद ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा? सिंपल सुनिए, किस H को हटाने के बाद ज्यादा एसिडिक होगा? तो बेसिकली H का एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे आपको बताना है, कौन H ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक वो होगा जो स्टेबल एनायन बनाए, कौन सा H हटाने के बाद स्टेबल एनायन बन रहा है? क्या बीटा वाला? क्योंकि यहां पे जब आप H प्लस हटाओगे माइनस बनाओगे तो क्या ये एक्टिव मिथाइलिन बताया हुआ है? क्या दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है? अच्छी बात है। तो यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ देखूं, एसिडिक ऑर्डर, तो क्या H बीटा का एसिडिक सबसे ज्यादा होने वाला है? H बीटा विल भी सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहां से हटाया तो क्या वो रेजोनेंस कर रहा है? तो उसके बाद हो जाएगा आपके पास H अल्फा। लेकिन गामा में रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन प्लस आई से अनस्टेबल कर रहा है क्या? तो क्या H गामा उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे कम हो जाएगा? ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, किस हाइड्रोजन को हटा के ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगा कंपाउंड में? तो वो वाला हाइड्रोजन जो ज्यादा स्टेबल अनायन बनाए वो ज्यादा एसिडिक। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन कौन बनाएगा? इसको हटाने के बाद देखो दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा, ये सबसे ज्यादा।
फिर इधर रेजोनेंस होगा लेकिन कोई अनस्टेबल नहीं कर रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है बट इधर से अनस्टेबल हो गया, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपके पास हो गए। उसके बाद एक आ जाएगा आपके पास फाइनली जनरल एसिडिक ऑर्डर। ये लिखना है, यहीं से लिखना है ना, ये तो लिख लिया था। जल्दी करो, फिर एक जनरल एसिडिक ऑर्डर लिखेंगे और फिर बेसिक स्ट्रेंथ को स्टार्ट करेंगे। हो गया? अरे इसमें एबीसीडी तो लिखना था, फिर से क्वेश्चन क्यों लिख रहे? लिखा हुआ है लास्ट क्लास में, जल्दी करो। ट्रायंगुलर ग्रुप जो रेजोनेंस कर रहा हूं, ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप की बात कर रहे हो ना, जो रेजोनेंस कर रहा हूं, क्यों बोलते हैं? क्या ट्रायंगल की तरह नहीं नजर आ रहा है? जो भी रेजोनेंस करेगा वो ट्रायंगुलर होता है, जो भी रेजोनेंस करेगा वो सब ट्रायंगुलर होते हैं। जो भी ग्रुप रेजोनेंस करे, बेसिकली जो माइनस एम दिखाए वो ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप है। sp2 हाइब्रिडाइज वाला ट्रायंगुलर, ए भगवान, वो वाला ट्रायंगुलर अलग है भाई। ट्रायंगुलर प्लेनर की बात कर रहे हो, वो ट्रायंगुलर कतई अलग है, बहुत दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप वो है जो माइनस एम शो करता है, उसको ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप बुलाया जाता है, वहां पे बल्की ग्रुप थोड़ी बोला गया था। ये ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप है, जो ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन के ऊपर लग के रेजोनेंस करें, जो बेंजीन के ऊपर लग के रेजोनेंस करें उसको ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, क्या ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं ऐसे, राइट? NO2 ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लग के रेजोनेंस करे तो ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप इसी को तो बोला जा रहा है। होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, माइनस एम शो करेगा। हाँ आप कह सकते हो, बट वो कह रहे ट्रायंगुलर प्लेनर और वो सेम चीज नहीं है। हो गया? नेक्स्ट। नहीं हुआ तो बेटा छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम OMR मार्क कर नहीं पाओगे, इतना धीरे करोगे तो क्वेश्चन करने का क्या फायदा जब तुम OMR ही नहीं फिल कर पाओ। आज बेसिक स्ट्रेंथ करना ही करना है, जल्दी कर लो। हाँ हाँ ओ। देखो वहां पे SIR लग ही नहीं रहा, क्यों? OH स्मॉल ग्रुप है ना, उसमें SIR थोड़ी लगता है। वही कराऊंगा अभी, रुक जाओ, करा देते। हो गया ये वाला?
तो TOPPR करके नहीं आता एक, वो वाला, तो उस हर आंसर मिल जाएगा आपको, हर क्वेश्चन वहां पे टैग्ड है उस वेबसाइट पे, बट सॉल्यूशन काफी गलत है उसमें, राइट, क्योंकि उन्होंने जो बनवाया है ना वो आप ही के जैसे मेडिकल स्टूडेंट से बनवाया है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के हैं। अब फर्स्ट ईयर वाले को ठीक है, आती चीजें हैं तभी मेडिकल कॉलेज में, सारी चीजें थोड़ी आती है, वो वैसे ही है। वो OH वाला क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें SIR नहीं सोचना है, क्यों, OH इज ए स्मॉल ग्रुप, वो अभी बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचना है, बता दो, जल्दी लिखो भाई, हो गया। क्या नहीं हुआ, फिर वही OMR ही नहीं भर पाओगे तो क्या फायदा पढ़ने का। ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सोचिए, फिर मैं बताता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगा? क्या ए में होगा, बी में होगा? ए में क्यों नहीं होगा? SIR नहीं लग रहा यहां पे, SIR नहीं लग रहा है क्योंकि OH क्या है, स्मॉल ग्रुप है, यहां पे आपके पास रिपल्सन नहीं होता है, SIR नहीं लगेगा। अब H बॉन्ड लगेगा, H बॉन्ड सोचिए। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ आप करेंगे तो क्या यहां से H+ हटा लेंगे, H+ हटा के माइनस बना रहे होंगे, यहां भी H+ हटा के माइनस बनेगा, H+ हटा के माइनस बनेगा। अब देखो H+ हटा के माइनस बना, क्या पहले वाले में आपके पास H बॉन्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है? लगेगा। क्या दूसरे वाले में H बॉन्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है? यहां पे भी नहीं लगेगा और वहां पे भी नहीं लगेगा। H बॉन्ड के साथ साथ क्या आपको नजर आ रहा होगा कि OH यहां पे +M लगा रहा है, यहां पे भी OH +M लगा रहा है, लेकिन यहां पे -I लगा रहा है। तो फिर देखिएगा, क्या यहां पे -I ज्यादा लग रहा है और यहां पे -I, बेटे इन दोनों के कम, ए और सी में क्या -I कम लग रहा है? अच्छा, अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ABCD में बी सबसे ज्यादा या ए? बस वही कंफ्यूजन है, बी या ए? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग तो रहा है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है ना भाई। OH का हाइड्रोजन थोड़ी रिलीज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिलीज करेगा ना। नहीं आया, फिर से बताऊं, इसका H बॉन्ड फिर से ध्यान से देखिए बोर्ड पे, देखो ध्यान से, ये बेंजीन है, ये OH ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, इसको C डबल बॉन्ड O, O-। क्या यहां पे H बॉन्ड हो रहा है ना, ये वाला H बॉन्ड कर रहा है ना, H हाइड्रोजन तो रिलीज हो चुका है। अब आपका सवाल आएगा, सर उसका हाइड्रोजन क्यों नहीं किया, है ना? क्योंकि वो हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद और स्टेबल हो रहा है, H बॉन्ड से भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। वाला हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद एनाइन के साथ H बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बन रहा है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया भी था ऐसा, वो एनाइन के साथ H बॉन्ड बनाओगे वो और ज्यादा स्टेबल होगा। माना कि यहां H होता तो भी H बॉन्ड हो जाएगा,
बट एनाइन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बेटा H प्लस यहां से रिलीज हो जाता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। एच बॉन्ड होगा बट उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि H तो यहां से रिलीज हो रहा है आसानी से, क्योंकि इसके रिलीज होने के बाद और स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बन रहा है, एनाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहां से भी रिलीज हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, रिलीज तो हर जगह से हो रहा है। अब चूंकि रिलीज हो रहा है, अब देखो क्या प्लस एम से अनस्टेबल कर देगा, यानी कि एसडी स्ट्रेंथ कम कर देगा, क्या इससे भी एसडी स्ट्रेंथ कम कर देगा, क्या बी का ज्यादा होने वाला है? प्लस एम से एसडी की स्ट्रेंथ कम हो गया, क्या बी का ज्यादा होने वाला है नहीं? चलो अब देखो यहां पे बी का ज्यादा हो गया, इन दोनों में ए का या सी का, ए का या सी का? भाई माइनस आई ज्यादा है ना इसमें, तो माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा एसडी करेगा, और सी में माइनस आई कम होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, वो तो नॉर्मल, पूरा नॉर्मल रेजोनेंस है। तो क्या आपके पास बी ए सी डी विल बी द ऑर्डर? ये लास्ट क्लास में आई थिंक ये वाला हुआ था। ठीक है, बढ़ गया। क्या एच बॉन्ड हो रहा है ना बेटा ए और सी में, तो नॉर्मल वाले से ज्यादा स्टिक हो गया ए वाले में। माइनस आई लग रहा है, माइनस आई से तो एसडीकेशन बढ़ाएगा ना, यहां पे कोई बढ़ा ही नहीं रहा। हाँ देखो यहां पे फिर से ध्यान से देखो, क्या पहले वाले में H प्लस रिलीज हो चुका है, इतना दिमाग में बैठा लो कि H प्लस तो रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, क्या यहां पे प्लस एम लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, प्लस एम माइनस आई लग रहा है, ठीक बात है, और वहां पे कुछ भी नहीं लग रहा है, डी वाले में कुछ भी नहीं लग रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा है एबीसीडी में से? कौन सा? बी है। क्यों? माइनस आई लग के स्टेबल हो रहा है, बाकी में तो यहां तो अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या बी हो गया? माइनस आई से स्टेबल होता है ना नाइन। उसके बाद अब फिर सोचिए, इसके बाद ए सी और डी है, तीन ऑप्शन है, ए सी और डी में क्या ए में माना कि प्लस एम से अनस्टेबल हुआ, बट माइनस आई से स्टेबल भी तो हो रहा है, सी में भी प्लस एम से अनस्टेबल हो रहा है बट माइनस आई से स्टेबल भी तो हो रहा है, और डी में कुछ भी नहीं लग रहा है, वहां स्टेबिलिटी भी नहीं लग रहा, ना अनस्टेबिलिटी हो रही है, वहां पे ना स्टेबल हुआ ना अनस्टेबल हुआ, तो नॉर्मल रूल लग जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट हर जगह हो रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। प्लस एम से कार्बोनाइन अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहां पे आप प्लस आई को भूल क्यों रहे हो? प्लस आई भी तो लग रहा है, सॉरी माइनस आई, और माइनस आई भी तो लग रहा है। अगर मान लो मीजोमेरिक बराबर लगता है तो किसको देखते हैं? इंडक्टिव को देखते हैं। चलो अभी डी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो डी अभी नहीं है, ए और सी में कंपेयर करो, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी। अब इसके और डी में कंपेयर करो कि मान लो इसमें तो आपके पास प्लस एम से अनस्टेबल हुआ, माइनस आई लग रहा है, प्लस एम से अनस्टेबल हो रहा है, माइनस आई लग रहा है, डी में कुछ भी नहीं लग रहा, डी में नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजोनेंस लग रहा है, नॉर्मल रेजोनेंस नॉट इक्विवेलेंट, नॉर्मल रेजोनेंस लग रहा है। यहां पे रेजोनेंस के साथ साथ एच बॉन्ड लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां रेजोनेंस तो हो ही रहा है, साथ साथ एच बॉन्ड भी लग रहा है, तो ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ी। अब फिर वही वाला ऑर्डर आ जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ है, सब कुछ समझा नहीं पाएंगे। हाँ क्यों नहीं बढ़ेगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ऑब्वियसली। एक सेकेंड, हाँ और तुम्हारा हाइड्रोजन वाले, ये वाला बताता हूं, हाइड्रोजन वाले में देखो एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि कौन हाइड्रोजन इन तीनों में ज्यादा एसिडिक है, तो जो हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद ज्यादा स्टेबल एनायन बनाए, तो ये हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद क्या यहां पे एनायन बनाएगा, ये हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद यहां एनायन बनाएगा, और ये हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद यहां एनायन बनाएगा। अब इन तीनों एनायन में कौन स्टेबल है? तो क्या बीच वाला, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, तो बीच वाला तो बीटा देखो सबसे ज्यादा हो जाएगा, एच बीटा विल बी द हाईली एसिडिक,
है ना। अब आपके पास H अल्फा, और उसमें देखो क्या ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, लेकिन ये रेजोनेंस के साथ साथ अनस्टेबल करने के लिए बैठा हुआ है कोई। तो ये रेजोनेंस वाला स्टेबल है, ये रेजोनेंस के बाद अनस्टेबल हो गया, तो वो कम स्टेबल हो गया। तो यही था आपके पास ऑर्डर, H अल्फा, H बीटा और H गामा। बीटा का ज्यादा, फिर अल्फा, और वो तो अनस्टेबल कर रहा है। हाँ अब बताओ आप। कौन सा ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होगा? ए वाला। हाँ लेकिन देख एक और चीज, अच्छा ठीक, चलो इसको डिस्कस कर लेते बाहर। हो गया। आज बेसिक स्ट्रेंथ कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक आप लिखोगे जनरल एसिडिक ऑर्डर। जनरल एसिडिक ऑर्डर में दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कौन? सल्फोनिक एसिड या H3O प्लस? सल्फोनिक एसिड, ये पुराना नॉलेज है, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, पुराना नॉलेज है। आप बता दीजिए सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर कौन किसका होता है? सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होता है? आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, जो आपने H3O प्लस लिखा है, क्या वो इंडक्टिव का लिखा था? और आपने तो अब मीजोमेरिक भी पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लिया, इंडक्टिव भी पढ़ लिया। इंडक्टिव के हिसाब से सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन करेगा? H3O प्लस। फिर NR3 NF3 NH3 वाला चीज आ रहा था। क्या यहां पे इन सब से ज्यादा इंडक्टिव से ज्यादा होगा ना भाई इसका H3O प्लस का, मतलब ये क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस वगैरह हो रहा है। तो अब आपको ये ऑर्डर हमेशा हमेशा की तरह याद करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं बेटा, याद करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। कैसे आया? उसके लिए बेटा हमें साइंटिस्ट से जाके ऊपर पता करना पड़ेगा, है ना। इसको एज इट इज आपको याद करना है। ये लास्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसको एज इट इज छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। और ऐसे पागलों की तरह घर में जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है, तो याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको याद हुआ है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। सल्फोनिक एसिड हाईली एसिडिक है, सारे इफेक्ट को मिला दिया जाए तो सल्फोनिक एसिड इज द हाईली एसिडिक कंपाउंड। उसके बाद अगर सल्फोनिक एसिड नहीं है तो छोटा सा दिखने वाला हाइड्रोनियम आयन विल बी द हाईली एसिडिक। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर रामलाल के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो क्या वो 3rd नंबर का एसिडिक हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड, फिर हाइड्रोनियम आयन, फिर रामलाल के पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रामलाल के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब यहां पे आप जाओगे तो क्या ये वाला 2-2 माइनस एम ग्रुप लगा रहा है यहां पे, तो 2-2 माइनस एम ग्रुप लगा रहा है। यहां पे NO2 लगा लो, NO2 छूट गया, 3-3 माइनस एम लगा रहा है। क्या इसी को बेटा पिक्रिक एसिड कहा जाता है? और पिक्रिक एसिड के से कम क्या ये स्क्वायरिक एसिड बोला जाता है? लिख लीजिए इसको, सीधा पूछ लिया जाता है पिक्रिक एसिड और स्क्वायरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? ठीक है, पिक्रिक एसिड ज्यादा है। उसके बाद नॉर्मल आपके पास जो था हमारा प्यारा रामलाल, क्या ये वाला है हमारा, फिर प्यारा, और फिर ये हो जाएगा बेटा आपके पास रामलाल, हमारा प्यारा रामलाल। ऑर्गेनिक से हमेशा कम ही एसिडिक होता है इनऑर्गेनिक वाला एसिड, कार्बोनिक एसिड। लिख लीजिए फटाफट से, और बार बार इसको रख लीजिएगा। सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोनियम आयन, फिर रामलाल ACF3, फिर पिक्रिक एसिड, फिर आपके पास स्क्वायरिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर आपके पास नॉर्मल R वाला एसिड, फिर इन सब के पास रामलाल के पास बाद आपके पास आ जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कैसे आया? दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन pKa वैल्यू, इसमें कोई आपके पास सोचना समझना नहीं है। pKa वैल्यू होती है, ऐसा याद कर लेना है, pKa वैल्यू के ऊपर बेस्ड है ये। अच्छी बात यह है कि आपके जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो वैल्यू बेस्ड नहीं आते, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो करना है, अब क्या करें।
आपके पास लॉजिक बेस्ड आएगा कि इसमें प्लस एम माइनस एम जो आपने क्वेश्चंस किए हुए वो आएगा, रट्टाफिकेशन नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ। वाटर पीने से क्या हो जाता है? नाइस नाइस क्वेश्चन। वाटर एसिडिक है तो पानी पीने से बेटा वो एसिड थोड़ी होता है उसमें, अल्कोहल में ऐसा थोड़ी है कि लोग पीते हैं तो एसिड भर जाता है उनके बॉडी में। ऐसे नहीं होता है, अल्कोहल में और सारी भी प्रॉपर्टी होती है। नशा एसिड से नहीं होता है, राइट? नशे के लिए अभी पढ़ाएंगे आगे, लास्ट टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर में। ये लगता है कि एसिडिक है तो ज्यादा खतरनाक होगा, है ना? तो होना चाहिए। बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी खतरनाक प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हो ना? एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होता तो बेटा आपके इलेक्ट्रिसिटी वाटर में कंडक्ट नहीं होता, है ना? हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। आप ये मत सोचो कि एसिडिक है तो उसको पीने से नशा क्यों नहीं हो रहा, है ना? दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा डाउट है, मतलब मैं भी जब पढ़ता था ना बचपन में, मतलब 2-3 साल पहले, तो यही है, मुझे भी लगता था। हाँ तो मतलब आपसे आपसे 2-3 साल ही तो बड़ा हूं मैं। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसीलिए बोला था कि सेव वाटर। कार्बोनिक एसिड के बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो एच बॉन्ड वाला केस है, ये बेटा एग्जाम्पलर में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी खोलोगे नहीं मिलेगा, बट ये एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन से उठाया हुआ ऑर्डर है, रट लीजिए। फिर वाटर है, फिर अल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये जो ये बाद बाकी जितने ऑर्डर्स है ना लास्ट वाले, ये सब वाटर अल्कोहल तो याद ही है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेस्ड है। देखो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 होती है, क्या इसकी 3 हो जाती है? इसका 2.75 हो जाता है, और इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेस्ड है। 3-4-5 बार ऐसे पागलों की तरह जोर जोर से बोल के याद करोगे, याद हो जाएगा। मुझे भी बचपन में ऐसे ही लगता था कि पानी ज्यादा एसिडिक है, कम पीना चाहिए। बिहार में जन स्वराज जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये बताओ तुम लोग? जीत जाएगा, बट नहीं जीतेगा बिहार में। मैं बता देता हूं नहीं जीतेगा, ऑल्दो आई सपोर्ट बट नहीं जीतेगा। एक्चुअली यहाँ पे सब लोग वो हैं, कौन जात के हो, वो वाला टाइप के, कौन जात के हो, कोई भी कुछ हो। यहाँ मास्टर को चूज करते हैं लोग जात देख के, सही बता रहा हूँ? यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि हाँ सर पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं कौन जात के हैं सर, ठीक पढ़ाएंगे, है ना? अरे होता है, मतलब आप लोग नहीं देखते हुए अच्छी बात है, बट होता है ऐसा। एक पेरेंट्स आए थे 11th की बच्चे का पर एडमिशन कराने आए थे, बोलते हैं कि यहाँ का मालिक कौन जात है? हम कहे कि यहाँ का मालिक साउथ इंडियन है। उसका जात वात नहीं होता है। नहीं फिर भी होता तो होगा। रूम रूम देने के समय ये तो जरूर देखते हैं यार कि नॉनवेज खाओगे, नॉनवेज खाते हो कि नहीं, है ना? तो मैं तो नॉनवेज बोल देता हूँ नहीं खाता, मतलब पहले, अब तो नहीं खाता हूँ, पहले बोल देता था नहीं खाता और अगले दिन से ले आकर खाता था उसमें जबरदस्त। ये क्या तरीका हुआ क्या, नॉनवेज नहीं खाते थे, बट अब छोड़ दिया, अब तो सात्विक इंसान हो गया। अब केवल मैं अंडे खाता हूँ, अब मैं मुर्गी बनने ही नहीं देता, है ना? चलो लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये फाइनल ऑर्डर है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लिखो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कौन सा कंक्लूजन लिखा दिया बेटा नोट करके? ये जो ऑर्थो इफेक्ट का नोट था ना, ये वाला, यही कंक्लूजन, यही कंक्लूजन, ठीक है? एसआईआर का कंक्लूजन यही निकला ना कि ऑर्थो ऑर्थो सब्सट्रेट बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब लिखो बेसिक स्ट्रेंथ।
हाँ भाई मुंह बंद कर लीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ, अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा था, ये इसमें लॉजिकल है, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं, केवल एक टॉपिक ऐसा है जहां पे रट्टाफिकेशन है, मैंने पहले बता दिया था, एसिडिक स्ट्रेंथ। बाद बाकी पूरा लॉजिकल है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, वापस बैक टू नॉर्मल। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? दो डेफिनेशन यहां पे बेस की बनती है। एसिड में एक डेफिनेशन था कि जो H+ दे दे और स्टेबल कार्बन आयन बनाए वो एसिडिक ज्यादा है, जो H+ डोनेट करने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनाए वो एसिडिक ज्यादा है। बेस में दो डेफिनेशन है, या तो H+ एक्सेप्ट करके स्टेबल बन जाए, जैसे वहां पे एसिड में H+ डोनेट करके स्टेबल हो रहा था, वैसे यहां पे H+ एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाए, या फिर ज्यादा अच्छे से लोन पेयर दे पाए। OH वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। दो डेफिनेशन है, या तो कोई कंपाउंड H+ एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाए, या फिर अच्छे से लोन पेयर डोनेट कर पाए। जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर पाएगा वो बेसिक ज्यादा होगा। दो डेफिनेशन यहां पे निकल के आती है, और दोनों ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस इसमें है नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ बेटा आपके पास डिपेंड करेगा टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा लोन पेयर डोनेट करने का, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। साथ में अगर वो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, यानी कि H+ एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, तो या तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, या तो बेटा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या कार्बोकेटायन बन जाएगा, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्या बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। या तो वो अच्छा लोन पेयर डोनर हो, या तो वो अच्छा H+ एक्सेप्टर हो। बेस का मतलब यही है, जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा वो ज्यादा बेस है, और जो कम लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो कम बेसिक है। जो अच्छे से कार्बोकेटाइन स्टेबल कर दे रहा है वो ज्यादा बेसिक है, और जो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं कर पा रहा है कम बेसिक है। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आई, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ बेटा +M+H+I से बढ़ेगा, या -M-H-I से बढ़ेगा? क्या कार्बोकेटाइन वाले में प्लस इफेक्ट लगता है, तो +M से स्टेबल होगा, +H से स्टेबल होगा, +I से स्टेबल होगा। क्या -I से उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा? -M से या -H से उतना ही अनस्टेबल हो गया, और -M से तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, है ना। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, या फिर बेटा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, या ये इफेक्ट स्टेबल करेगा। साथ में जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर P के, अच्छा, क्या 1/Ka हो जाएगा, और Pka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एसिडिक का उल्टा क्या बेसिक हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, एसिडिक के उल्टा बेसिक हो जाएगा। आपने एक इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां भी तो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाते हैं। आप मुझे बताओ, मान लो NH3 है, PH3 है, ASH3 है, और SbH3 है, BiH3 नहीं बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये चार कंपाउंड आपके पास लिखे हुए, कौन ज्यादा बेसिक है? क्यों? लोन पेयर ज्यादा अच्छे से डोनेट कर सकता है। तो ये वाला जो डेफिनेशन आया वो इनऑर्गेनिक का है, और ये वाला जो डेफिनेशन आया वो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन है। अब आपने क्यों पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना। क्या नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा हो जाएगा, आर्सेनिक और बड़ा हो जाएगा, और एंटीमनी बहुत बड़ा। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्या एक ही, शांत, क्या एक ही लोन पेयर सब पे है? यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां भी एक ही है। लोन पेयर का अमाउंट सब जगह एक ही है। तो वही एक लोन पेयर छोटे से साइज में पड़ा हुआ है, वही एक लोन पेयर साइज बड़ा हो गया, वही एक लोन पेयर और बड़े साइज में है, और वही लोन पेयर सबसे बड़े साइज में है। तो क्या लोन पेयर छोटे साइज में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन कर रहा होगा? अगर बड़े साइज में हो गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं दूर दूर, दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है दूर दूर, तो रिपल्सन कम हो जाएगा।
तो बड़े साइज में लोन पेयर का रिपल्सन कम है, छोटे साइज में क्या बेटा पास पास आ गए, और पास पास आने से क्या रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ा, स्टेबल की अनस्टेबल। तो क्या छोटे साइज में लोन पेयर अनस्टेबल होते हैं और बड़े साइज में लोन पेयर स्टेबल हो जाता है? अनस्टेबल डोनेट करता है या स्टेबल? स्टेबल तो क्यों डोनेट करना चाहेगा? तो क्या कौन डोनेट करेगा? NH3 डोनेट कर देगा, और NH3 डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, अब इस बात को ना ऐसे ध्यान रख लीजिए, जिसका साइज छोटा है वही डोनेट करता है, जिसका भी साइज छोटा होगा वही डोनेट करेगा लोन पेयर, क्योंकि साइज छोटा होने से ही बेटा पास पास आएंगे और रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से ही अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो ही डोनेट करेगा। जैसे ही साइज बड़ा हुआ तो क्या रिपल्सन कम हो गया, क्या स्टेबल होने लगा? स्टेबल हो गया तो डोनेट ही नहीं करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना डिपेंड करता है बेटा साइज पे, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज छोटा है, रिपल्सन ज्यादा है, अनस्टेबल है, डोनेट करेगा। सिंपल कहानी। एक और रिलेशन है बेसिक स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, कम या ज्यादा? बेसिक स्ट्रेंथ अगर कोई अच्छा बेस है, डोनेट कौन करता है? जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। भाई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो क्या यहां भी बेसिक स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूं? ये क्वेश्चन आपने इनऑर्गेनिक में भी किया होगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूं CH4, मान लो बोलता हूं NH3, मान लो बोलता हूं H2O और HF, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेटा? क्या यहां पे एक लोन पेयर है, क्या यहां पे दो लोन पेयर है, क्या यहां पे तीन लोन पेयर है? कौन ज्यादा अच्छा बेस है? CH4 कहां से बेस दिख रहा है? CH4 में लोन पेयर है, कुछ नहीं, कहां से बेस दिख रहा है? सबसे ज्यादा बेस बेटा NH3 का होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनेट कर देगा। क्या उसके बाद H2O हो जाएगा? क्या उसके बाद HF हो जाएगा? CH4 में तो डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं बेटा। समझ में आया? तो अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हो तो क्या हमेशा देखते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो क्या देखते हैं? साइज। ये बेटा क्या हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगर सेम ग्रुप का हो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए, सेम ग्रुप का हो तो साइज से स्टेबिलिटी देखेंगे, सेम पीरियड का हो तो किससे देखेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बड़ी सिंपल सी चीज है, वही वाली चीज यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ में लिखी गई है। ठीक है, अब फटाक से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चंस करें। लिखो गुआनाडीन बेस, गुआनाडीन बेस एक स्पेशल बेस है, गुआनाडीन बेस। हो गया? क्या टाइम हो गया ऐसा? कितने बजे तक होती है वैसे नेक्स्ट क्लास? 9:45। इतना तो मुझे भी मैथमेटिक्स आता है। 9:45 ठीक है, चलो ठीक है, 9:45 तक पढ़ेंगे आज। चलो लिखो गुआनाडीन बेस। गुआनाडीन बेस क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसमें ये है टॉपिक, स्पेशल बेस है गुआनाडीन बेस। क्या होता है गुआनाडीन बेस? जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। ये एक ऐसा बेस है जो इस धरती का, इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्यों? समझाता हूं। गुआनाडीन बेस कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड NH, यहां पे बेटे आपके पास NH2 लगा हुआ है, और यहां पे बेटे आपके पास दूसरा NH2 लगा हुआ है। यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, और यहां पे भी लोन पेयर है। अब देखो क्या गुआनाडीन बेस में तीन तीन लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? गुआनाडीन बेस में तीन तीन लोन पेयर दिख रहा है कंप्लीटली। अच्छा, अब इस गुआनाडीन बेस में जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना, क्या यहां पे डबल बॉन्ड जरूरी है? डबल बॉन्ड क्या बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अट्रैक्ट भी कर सकता है? भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपना पाई बॉन्ड खींच भी सकता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास वो पावर होती है, अपना पाई बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ये पाई बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा तो क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर यहां पे पाई बॉन्ड अट्रैक्ट करने वाला है तो क्या यहां पे NH
यहां पे बेटा NH2 और यहां पे बेटे NH2। दो लॉजिक है, पहला वाला लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो बेटा उसने पाई बॉन्ड एक्सेप्ट किया तो क्या NH पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अच्छा, कार्बन पे प्लस आया तो क्या ये लोन पेयर भी फिर से डोनेट हो सकता है? तो क्या फिर से गुआनाडीन बेस टाइप बन सकता है? अच्छा, सिमिलरली क्या इस साइड से भी ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है? क्या फिर से गुआनाडीन बेस टाइप बन सकता है? तो किसी भी केस में इस मॉलिक्यूल को आप देखो, किसी भी केस में आप मॉलिक्यूल को देखो, हर जगह तीनों के तीन लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो और अच्छा बेस बन गया, देखो माइनस चार्ज और अच्छा बेस होता है। डोनेट तो नाइट्रोजन को ही करना है ना, कार्बन तो कभी भी डोनेट नहीं करेगा। तो कार्बन पे प्लस आया कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? तो गुआनाडीन बेस बहुत अच्छा बेस है। लॉजिक नंबर वन, लॉजिक वन ये कहता है कि भाई तीन तीन लोन पेयर तो है ही, अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर से ज्यादा डोनेट कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। तो लॉजिक नंबर वन ये हो गया गुआनाडीन बेस स्ट्रॉन्ग होने का। ठीक है, लॉजिक वन, इसको साथ साथ में ही नोट करिए, जल्दी अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ये किसी किसी किताबों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं लिखा, बस लिख दिया कि ज्यादा बेस है बस। 3 लोन पेयर अवेलेबल एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एनायन का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एनायन फॉर्म्स, और अगर एनायन फॉर्म्स होता है, ठीक है ना, इट बिकम्स हाई मोर एसिडिक। एनायन बेटा ज्यादा एसिडिक है। क्यों? लोन पेयर है ना, दूसरा वाला लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसमें भी यहां पे लोन पेयर तो है ना, हर के पास लोन पेयर है। लोन पेयर है, लोन पेयर तो डोनेट कर ही सकता है, पाई बॉन्ड बना ही सकता है ऑलवेज। बैक बॉन्डिंग टाइप का हो रहा है, देखो ना, एक डोनर है कार्बन पे प्लस एक्सेप्टर है। यहां पे NH ही होगा, लोन पेयर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर हो गया। लॉजिक नंबर टू, जो अब ज्यादा बुक्स में, ज्यादा किताबों में, ज्यादा नोट्स में दिखाया जाता है, ये तो छोटू सा एक्सप्लेनेशन है। लॉजिक नंबर टू सब लोग ध्यान से देखिएगा। उससे पहले लॉजिक नंबर टू बताऊं, उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है बताइए? न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर देता और बेस पर जी, हाँ पर जी, हाँ। कोई और? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो भी लोन पेयर ही डोनेट करता है। बट बेस के साथ कंडीशन है कि ये हमेशा अपना लोन पेयर H+ को ही देता है। बेस ऐसे नहीं किसी को भी डोनेट कर देगा, बेस अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, बट कांस्टेंट है वहां पे, एक लगा हुआ है चेक कि वो H+ को ही देगा। बट न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर दुनिया में जिसको चाहे उसको दे सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल? दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों ही लोन पेयर दे सकते हैं, लेकिन बेस अपना लोन पेयर हमेशा ही H+ को देगा, और न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर दुनिया में किसी को भी दे सकता है। यही उसका डिफरेंस होता है। अब देखो, ये मेरे पास गुआनाडीन बेस है, ये मेरे पास बेटे गुआनाडीन बेस है NH2, यहां पे भी आपके पास NH2। अब यहां पे ये बेस है और लोन पेयर भी है, तो अगर बेस है, लोन पेयर है, तो क्या अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसका ना H+ से रिएक्शन करा देते। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तीन लोन पेयर अवेलेबल है, कौन सा लोन पेयर पहले डोनेट करेगा? पाई वाला, क्योंकि ये वाला रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला भी रेजोनेंस कर रहा है। ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, क्या ये लोकलाइज्ड है? और लोकलाइज्ड वाले सबसे पहले डोनेट करेंगे, और ये तो रेजोनेंस में बिजी है, बहुत कम डोनेट कर पाएगा। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले H+ को डोनेट कर दिया,
और देखो क्या वो NH2 प्लस बना लिया है क्या? भाई H प्लस जुड़ गया ना, तो NH2 प्लस हो गया। ये एज इट इज जैसा था वैसा रहेगा, और ये एज इट इज जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल हो गया। तो अब कुछ भी करके इसको स्टेबल करना पड़ेगा। कैसे होगा? इस प्लस चार्ज को हटा दे तो स्टेबल हो जाएगा। इस प्लस चार्ज को कैसे हटाएंगे? जब इसको माइनस दे दें, क्या ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा? और पाई बॉन्ड टूट के माइनस बन जाएगा वहां पे। तो पाई बॉन्ड टूट के माइनस बनेगा, क्या उसको न्यूट्रल कर देगा? क्या यहां भी बेटा NH2 पहले से था? क्या यहां भी NH2 पहले से था? क्या बेटा तीनों के तीन अब बेटा लोकलाइज हो चुके हैं, क्योंकि अब रेजोनेंस नहीं रहा, रेजोनेंस नहीं रहा। ग्वानाडीन में बेटा कुछ जैसे ही H प्लस को डोनेट कर गया, क्या रेजोनेंस नहीं हुआ? क्या अब रेजोनेंस खत्म हो गया? और बेटा यहां पे देखोगे 3 लोन पेयर अवेलेबल हो गए, यहां पे 3 लोन पेयर। तो ग्वानाडीन बेस बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि 3 लोन पेयर अवेलेबल होता है, और तीनों लोन पेयर में से कोई भी डोनेट किया जा सकता है। हाँ हाँ, बैक बॉन्डिंग होगा, बट मैं वही कह रहा हूं 3 लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन हुआ कुछ इंस्टेंस के लिए। अगर बैक बॉन्डिंग होगा भी तो एक अवेलेबल होगा, ये दोनों तो फिर भी रहेंगे। अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो कोई एक करेगा, बाकी के 2 अवेलेबल रहेंगे। बट एक इंस्टेंस पे जब ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, क्या तीनों अवेलेबल है? तीनों लोन पेयर। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द 3 लोन पेयर, ग्वानाडीन बेस ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपाउंड। किसी भी दुनिया का कंपाउंड ले लो, ग्वानाडीन बेस इज द हाईली बेसिक कंपाउंड। रीजन कि ग्वानाडीन बेस ने जैसे ही H प्लस को डोनेट किया, क्या NH2 प्लस बना, अनस्टेबल हुआ, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, अब आपके पास 3 लोन पेयर अवेलेबल हो गया, इसलिए हाईली बेसिक है। ग्वानाडीन बेस हाईली बेसिक है, इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फोनिक एसिड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ग्वानाडीन बेस। एसिडिक लिख दिया, क्या बेसिक होगा? क्यों? रेजोनेंस करेगा ना तो प्लस चला गया वहां से। रेजोनेंस आपने किया तो बैकबॉन्ड बना, तो प्लस यहां से गायब हो गया। हाँ, एन पे प्लस है ही नहीं ना, एन पे माइनस है। पहले वाले प्लस कहां है? एन पे माइनस तो स्टेबल होता है, अच्छी बात है। यस, क्योंकि ये देखो ना, बॉन्ड पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन टूट के गया होगा, एक पहले से था, दूसरा वाला लोन पेयर है। ये था लॉजिक नंबर 1 और ये था लॉजिक नंबर 2। ग्वानाडीन बेस क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि बेस जैसे ही H प्लस को देता है, H प्लस को देने के बाद ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेता है, 3 लोन पेयर हो जाता है, हाईली बेसिक हो जाता है, इसलिए ग्वानाडीन बेस इज द हाईली बेसिक कंपाउंड। अब ग्वानाडीन के जैसा ही एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग अमाइडीन बोलते हैं। सुना है अमाइडीन? कैसे तुम लोग लास्ट ईयर का एग्जाम दिए थे भाई? एनसीईआरटी तुम लोग गलती से भी नहीं देखे थे ना खोल के? कहना क्या चाह रहा है वो? कुछ नहीं ना? चलो, हाइड्रोकार्बन से बेटा एनसीईआरटी लेके नहीं आए ना, दौड़ाऊंगा यहीं से, ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हें अगर हाइड्रोकार्बन के बाद एनसीईआरटी नहीं चमका तो फिर नहीं होगा, मतलब ऑर्गेनिक में नंबर नहीं आएगा। यहां तक मैं एनसीईआरटी बोलता हूं, खोलना भी मत मेरे सामने, राइट? क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा सारा। लेकिन ग्वानाडीन ये इसके बाद, हाइड्रोकार्बन के बाद सारे ही एक एक लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट? चलो हाँ, अब पूछो। पाई बॉन्ड के बाद H प्लस एक्सेप्ट हुआ ना भाई, ये देखो लोन पेयर यहां पे गया तो H प्लस जुड़ गया ना, ये बॉन्ड बन गया इन दोनों में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो NH2 प्लस हो गया। देखो NH पहले से था, H प्लस जुड़ गया, NH2 प्लस। हाँ, लोन पेयर गया तो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 लोन पेयर है, एक तो पहले से था, एक और आ गया, एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया। चलिए, हाँ, तो वही हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। किसमें? इस वाले में रेजोनेंस, इसमें
होगा ना, तो कोई हमेशा एक ही लोन पेयर, कोई भी एक ही रेजोनेंस करेगा, बाकी के दो तो अवेलेबल है ना डोनेट करने के लिए। चलिए अब लिखो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो बेटा सबसे ज्यादा दुनिया का बेसिक अभी अभी पढ़ा दिया, गुआनाडीन बेस। गुआनाडीन बेस आपके पास बेटा ऐसा रहेगा, सी डबल बॉन्ड NH और बाकी दो तरफ बेटा NH2 और NH2। उसी तरह गुआनाडीन बेस के बाद आपके पास आएगा अमाइडीन बेस। गुआनाडीन बेस के बाद सेकेंड वाला अमाइडीन बेस। अमाइडीन बेस क्या होगा, सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे चला जाएगा NH2 और यहां पे चला जाएगा R, ये हो गया अमाइडीन बेस। गुआनाडीन बेस के बाद अमाइडीन बेस, वही अगर NH2 हटा के R लगा दिया उसको अमाइडीन बोल दे रहे हैं। लॉजिक सेम है कि दो दो लोन पे अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। गुआनाडीन बेस, अमाइडीन बेस। फिर उसके बाद अगर आपके पास लोकेलाइज्ड लोन पे आ जाए तो ज्यादा बेसिक होगा। लोकेलाइज्ड लोन पे आ गए तो ज्यादा बेसिक होगा, और फिर डी लोकेलाइज्ड आए तो सबसे कम बेसिक होता है। गुआनाडीन बेस सबसे ज्यादा बेसिक करता है एज कंपेयर टू अमाइडीन। एक और लॉजिक, इसको लिख लिया नहीं? हाँ, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो जरा बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था कि बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा ज्यादा, जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। ये वाला बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दिख रहा आपको, 3 प्लस एम ग्रुप नहीं दिख रहा, 3 प्लस एम ग्रुप है, हाईली स्टेबल केटाइन हो रहा है। हाईली स्टेबल केटाइन यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक। खत्म, लॉजिक 3। चलो गुआनाडीन बेस में 3 प्लस एम ग्रुप लग रहा है, 3 NH2 ग्रुप लग रहा है, हाईली बेसिक हो रहा है। चलो नेक्स्ट, मान लो आपके पास इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको लिखूं, कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम बेसिक होगा। सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे आपके पास NH2 और यहां पे आपके पास NH2 होगा। सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे आपके पास NH2 और यहां पे आपके पास C2H5 लगा हुआ है, और सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे आपके पास NH2 और यहां पे बेटा आपके पास लगा हुआ है मान लो OH। फिर सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे लगा हुआ है आपके पास CH3 और यहां पे लगा हुआ है बेटा CH3। सी डबल बॉन्ड NH, यहां पे बेटा ET और यहां पे ET लगा हुआ है। चलिए कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, क्या सबसे ज्यादा ए होगा ये बता दो, क्योंकि यहां पे गुआनाडीन बेस दिख गया, तो गुआनाडीन बेस तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब कंपेयर करो, बी या सी, बी या सी। बी वाले बोल रहे हैं कि ठीक है सर अमाइडीन जैसा दिख रहा है ना, बी सी वाले अमाइडीन दिख रहा है। अगर सी वालों को अमाइडीन दिख रहा है, सॉरी बी वालों को, तो मैं एक काम करता हूं, एक और स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं ताकि आपका दिमाग और खुल जाए। अब दोनों अमाइडीन है, अब क्या करोगे? हाँ सही सोच रहे हो, दैट इज द लॉजिक, इथाइल और मिथाइल है, वही लॉजिक से सॉल्व होगा। हाँ वही लॉजिक से सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा यहां पे अमाइडीन में क्या ये प्लस एम लगाएगा, क्या ये प्लस आई लगाएगा? OH में क्या यहां पे दोनों ही प्लस एम लगा रहा है क्या? गुआनाडीन बेस क्यों स्टेबल हुआ था? क्योंकि गुआनाडीन के कार्बन के तीनों तरफ प्लस एम है, यहां भी तो तीनों तरफ प्लस एम है, लेकिन NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा कि OH का प्लस एम ज्यादा होगा? NH2 का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डोनेट कर देगा, ज्यादा प्लस एम दिखाएगा, तो ए का ज्यादा प्लस एम है, ज्यादा बेसिक हो गया। क्या उसके बाद सी ऑप्शन आएगा बेटा? उसके बाद देखो क्या यहां प्लस एम प्लस आई है, यहां भी प्लस एम प्लस आई है, लेकिन प्लस आई इसका ज्यादा है, ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई, क्या बी हो जाएगा? वो कौन सा आएगा? ई है, एफ है, एफ हो गया बेटा, वो एफ हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद बता दो आप, क्या ज्यादा प्लस आई है इस वाले में, उसके कम प्लस आई हो गया, तो फिर ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। क्या यही है बेटा आपके पास?
तो गुआनाडीन तो होता ही है, अच्छी बात है, सबसे ज्यादा बेस है, लेकिन ये मत भूल देना कि गुआनाडीन के बाद हमेशा ये एमाइडाइन आएगा, नहीं बेटे, प्लसम वाले भी तो हैं, दो प्लसम लग गया आसपास में, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके पास एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ है वो करा देता हूं। अब देखो इसका छोटा भाई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये वाला बेटा आपका नीट का प्रीवियस ईयर है, सोच लीजिए। पूछ रहा व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, गुआनाडीन बेस, फिर अमाइडीन बेस, फिर वो नॉर्मल बेस। तो जो मैं ऑर्डर लिखवाया वो एनसीईआरटी का ऑर्डर है, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए, जो आएगा वो तो इतने छोटू वाला क्वेश्चन आएगा, गुआनाडीन, अमाइडीन और लोकलाइज्ड, ऑर्डर से नहीं रहेगा। टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ? एमडी सर का यार आपने सुना, बेचारे के साथ बड़ा दिक्कत है, हाथ टूट गया उनका फिर से। सर के ऊपर कुछ तो काली साया वगैरह चल रही है, हमेशा बेचारे तबीयत खराब रहती है। आपको ये लगता है ना, भूत वूत से डर लगता है कि नहीं आपको? लगता है ना, मत बोल देना, आज ही एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, पता लगे कि आज ही हो गया आपके साथ एक्सपेरिमेंट। बेटा वो जब आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा ना, जिंदगी विंदगी सब सूना लगने लगे अगले दिन से, है ना, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करने लगो। हाँ मुझे बहुत लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं जानना है उसके बारे में। इधर आइए, क्या ये बेटा यहां पे गुआनाडीन बेस जैसा नजर आ रहा है? और ये वाला देखो, क्या ये भी गुआनाडीन बेस है? लेकिन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, ए या बी? बेटा बी ज्यादा होगा ना रे, क्योंकि ये गुआनाडीन बेस, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, क्या ये रेजोनेंस ले लेगा? रेजोनेंस से लोन पेयर ले लेगा, तो लोन पेयर ले लेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। क्या यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है? और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। बी वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए वाले में रेजोनेंस हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बेटा कम हो गया।